नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नावल वर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा हो जाता है वो 16वां प्रैक्टिस सेट हो जाता है। किसका? आर्मी जीडी का, है ना। किसका हो जाता है ये? आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा हो जाता है? 16 हो जाता है। ठीक है, 1 घंटे का समय होता है, 100 का पूर्णांक होता है, ये 4 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये 4 भागों में बटे होते हैं। 15 क्वेश्चन जो होते हैं सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं, स्टडी जीके से, और 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो साइंस से, और 15 क्वेश्चन मैथ से, और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाग जो वन में हो जाता है वो 15 क्वेश्चन किसके पूछाते हैं? सामान्य ज्ञान से। तो देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चनों को। ठीक है, और यहाँ पर आपको सबको स्कोर बताना है, बाद में लास्ट में स्कोर बताना है कि आपका स्कोर आज कितना रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बताएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है मिखाई काल्सनिकोव डैश के मशहूर खोज करता है। तो किसकी खोज की थी मिखाई काल्सनिकोव ने? तो बताना है फटाफट इसका आंसर। अणु बम, या फिर हो जाता है इंसास राइफल, या फिर क्लस्टर बम, या फिर हो जाता है तुम्हारा AK-47। तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है? बिल्कुल। तो बात करते हैं मिखाई काल्सनिकोव ने इसकी खोज की थी। वो किसकी खोज की थी? AK-47 की स्थापना की थी। ठीक है, AK-47 स्थापना नहीं, सॉरी, इसकी खोज की थी AK-47 की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ दे रखा है बीबीसी का मतलब क्या है? ठीक है, क्या बीबीसी की फुल फॉर्म आपको बताना है। यहाँ पर कौन सी हो जाती है? ब्रिटिश बोर्ड काउंसिलिंग वर्ल्ड काउंसलिंग कॉरपोरेशन, या फिर हो जाती है भारतीय वर्ल्ड काउंसलिंग कॉरपोरेशन, या फिर ब्रिटिश बैंक कॉरपोरेशन, या फिर हो जाता है भारतीय बैंक कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है? तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटिश बोर्ड कॉस्टिंग, है ना, ब्रिटिश बर्ड कॉस्टिंग कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। दे रखा है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का शासक था? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हैदराबाद का, मैसूर का, दिल्ली का, या फिर बीजापुर का? तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है? तो ये आपका हो जाता है मैसूर का शासक था। कहाँ का? टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का? मैसूर का शासक था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर दे रखा है एशियाई खेलों में हॉकी डैश शामिल किया गया। हॉकी कब शामिल किया गया था एशियाई खेलों में? तो एशियाई खेल जब यहाँ पर बात ही आ गई तो इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। 2018 का जो एशियाई खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था? जकार्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये आपके जकार्ता में हुआ था। जकार्ता कहाँ पड़ता है? ये एक राजधानी है किसकी? इंडोनेशिया की राजधानी हो जाती है। किसकी? इंडोनेशिया की आपकी राजधानी हो जाती है जकार्ता। तो ये भी आपको याद रखना है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता। 2018 में जो एशियाई गेम हुए थे वो कहाँ हुए थे? जकार्ता में हुए थे। कौन से एशियाई गेम था? ये 18वां एशियाई गेम था। ठीक है, और बात करते हैं 2022 में, जो 2022 में जो 19वां गेम होगा एशियाई गेम, वो कहाँ होंगे? वो होंगे हांगझोंग। कहाँ होंगे? ये हो जाएंगे हांगझोंग। हांगझोंग कहाँ हो जाएगा? हांगझोंग, है ना, चीन में। तो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से हो जाते हैं। इनकी ट्रिपलेट आपका हो जाता है इसका। ठीक है, लोगो जो हो जाता है वो ट्रिपलेट हो जाता है। और यहाँ पर 2022 होगा। 2022 में 19 बजे एशियाई गेम होने वाले हैं वो हांगझोंग चीन में होने वाले हैं। 2018 में जो हुए थे वो जकार्ता में हुए थे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ठीक है, और यहाँ दे रखा है एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? हॉकी क्या है? एक हमारा राष्ट्रीय खेल हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। तो एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल कब किया गया था? तो ये हो जाता है 1958। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958 में हॉकी को शामिल किया गया था एशियाई खेलों के अंतर्गत। 2018 में इंडोनेशिया जकार्ता में हुए थे। 2022 में जो हुए थे 19वां गेम कौन सा हुए थे? ये हांगझोंग चीन में हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अगर एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम कुछ भी क्वेश्चनों को देख लेते हैं, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चनों को हमें देखते रहना है। अगर एक क्वेश्चन आता है तो वहाँ से जड़ तक उसकी पहुँचना है कि यहाँ से क्वेश्चन हमारा और भी बन सकता है। तो यहाँ पर दे रखा है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क डैश राज्य में है। तो बताना है अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, गुजरात में है, या फिर हो जाता है राजस्थान। बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है केवला देव राष्ट्रीय पार्क। तो एक राष्ट्रीय पार्क आपको बिल्कुल 100% पूछा जाएगा तो बहुत ही अच्छा टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। केवला देव जो है राजस्थान में है। ठीक है, मानस हो जाता है, ये कहाँ हो जाए? मानस है, काजीरंगा है, ये असम में पड़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है तुम्हारा सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2013 में
भारत की पहली फिल्म बनाई गई थी, ठीक है, ये किसके द्वारा बनाई गई थी ये पूछ रखा है। उनके नाम पर हमारे यहाँ पर फिल्म पुरस्कार भी दिया जाता है, जो सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। इन्हीं के द्वारा यह फिल्म भारत के द्वारा पहली फिल्म बनाई गई थी 1913 में। तो किसके द्वारा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो फिल्म के क्षेत्र में देने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हो जाता है, ठीक है। इस बार की बात करें 2020 की, 2020 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? तो आपको पता होगी किसे मिला है। ये हो जाते हैं ऋतिक रोशन। कौन हो जाते हैं? ये आपके ऋतिक रोशन हो जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। कौन हो जाएंगे? ऋतिक रोशन आपके हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाता है इस प्रकार से रखा है, चार मीनार कहाँ स्थित है, ठीक है। बिल्कुल, चार मीनार जो है वो कहाँ स्थित है तो आपको बताना है। हैदराबाद में है, मुंबई में है, नई दिल्ली में है, या फिर हो जाता है श्रीनगर में, ठीक है। तो हैदराबाद के निज़ाम, इस प्रकार से तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा, ठीक है। चार मीनार कहाँ स्थित है? ये आपके हो जाती है हैदराबाद में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इंडिया गेट की बात करते हैं तो वो कहाँ पड़ता है? दिल्ली में, ठीक है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है आपके मुंबई में। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट ये भी हो जाते हैं। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दिया देखा है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से 1935 जो पहला ऑप्शन दे रखा है, अगर मैं यहाँ पर 1 जुलाई लगा दूँ, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई, यहाँ पर 1 जुलाई लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 जुलाई, 1 जुलाई 1935, 1 जुलाई 1935 में किसकी स्थापना हुई? तो आप कहोगे आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1935 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1935 में हुई थी। यहाँ पूछ रखा है योजना आयोग की स्थापना, तो वह आपकी हो जाती है कब? ये हो जाती है, ठीक है, 15 मार्च। कब हो जाती है? 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग की, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 15 मार्च 1950 में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर वह पूछ ले रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1 जुलाई 1935 में। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। इस समय आरबीआई की बात करें तो कौन हो जाते हैं? शक्तिकांत दास हो जाते हैं। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। कह रहा संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। देखो, तो यहाँ पर 2-3 प्रकार की समिति होती है इंपॉर्टेंट। एक होती है स्थायी। स्थायी अध्यक्ष कौन थे इसके? कौन थे? स्थायी अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? और एक होता है अस्थायी। कौन होता है? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष जो हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं अपने। और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं सचिदानंद सिन्हा। कौन हो जाते हैं? सचिदानंद सिन्हा हो जाते हैं अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। और यही बात करते हैं प्रारूप समिति के द्वारा अध्यक्ष थे वो कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं हमारे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा था संविधान की आत्मा? भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, किसको? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ये भी आपको क्या है? याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से और भी संविधान आया, तो संविधान से और भी देख लेते हैं कि संविधान की प्रथम बैठक, ठीक है, संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक हुई थी संविधान की। संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। यही बात करें संविधान पारित कब किया गया था? संविधान पारित कब किया गया था? संविधान पारित किया गया था आपका 26 नवंबर। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में जो है संविधान को पारित किया गया था। इसी प्रकार से 26 जनवरी होगा यहाँ पर, ठीक है। 26 जनवरी होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी 1949 को संविधान पारित किया गया था। इसी प्रकार से 26 जनवरी 1949 को हम क्या मनाते हैं? संविधान डे मनाते हैं 26 जनवरी को, ठीक है। 26 जनवरी, अरे नवंबर ही होगा यहाँ पर, क्या होगा? नवंबर ही होगा। क्या यार, दिमाग भी हो रहा है ना। यहाँ पर क्या होगा? नवंबर ही होगा, 26 नवंबर, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को हुआ था, संविधान पारित किया गया था। इसी प्रकार से 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं?
संविधान डे मनाते हैं। संविधान डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। इसीलिए मनाया जाता है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, तो इसी प्रकार से 26 नवंबर को संविधान डे मनाते हैं। यही बात कर दे कि संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर को, और लागू कब हुआ था? लागू कब हुआ था तो सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, है ना। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? यह आपका लागू हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाते हैं सारे की सारे, ठीक है। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान डे मनाया जाता है। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर हो जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, जितने मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, इनको याद कर लेना, ठीक है। बिल्कुल। और अगर वैसे की बात करें संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मगर जो BR अम्बेडकर थे, इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। तो ये भी फैक्ट यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं रिपीट करके, ठीक है। वो कंफ्यूज करने वाले थोड़े से फैक्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह देश जहाँ से भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है। तो आपको बताना है भूमध्य और मकर रेखा किस देश से गुजरती है। तो अपनी पृथ्वी कैसी होती है? अपनी पृथ्वी होती है भाई गोल, है ना। अपनी पृथ्वी कैसी होती है? गोल। तो यहाँ से एक भूमि के मध्य से बिल्कुल बीच से होती हुई, बिंदु से होती हुई एक रेखा जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। जो किस पे होती है? 0 डिग्री पर होती है। यही बात करते हैं कि उत्तर की ओर 32.5 डिग्री, कितने? 23.5 डिग्री, है ना। 23.5 डिग्री जो उत्तर की ओर होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा आपकी कही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर क्या है? एक देश है, उसको बताना है, जो कि दोनों रेखाएं उस देश में से गुजरती हुई जाती हैं। तो वह हमारा कौन सा हो जाता है? तो वो हो जाता है आपका ब्राज़ील। कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा, जो 5वें नंबर का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भूमध्य रेखा और मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती हैं? तो किससे? ब्राज़ील से होकर गुजरती हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका हो जाता है। तो सभी के सबको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था ये आपको बताना है। देखो यहाँ तो आपको सिर्फ सन दे रखी है, मगर आपको तारीख पूछेगा तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो तारीख भी आपको याद रखना है, ठीक है। पहला कब हुआ था? 12। ध्यान रखना, जिस प्रकार से लिखा रहा हूँ उसी प्रकार से लिखना, 12। फिर इसमें से क्या करना है? इसमें से 7 लिखना है, ठीक है। 5 घटा देना है, कितना हो जाएगा? 7। और फिर क्या कर देना है? 5 घटाना है। पहले तो मैंने क्या किया? 5 घटाया, फिर मैं क्या करूँगा? यहाँ पर 10 ऐड कर दूंगा, दुगने ऐड कर दूंगा, ठीक है। 10 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17। और बस इतना याद रखना है, यहाँ पर नवंबर, ठीक है, यहाँ पर नवंबर कर देना, यहाँ पर सितंबर कर देना, यहाँ पर क्या करना है? सितंबर कर देना है, और यहाँ पर फिर क्या कर देना है? फिर नवंबर कर देना है, फिर नवंबर कर देना है। बस उसके बाद ये हमारी हो जाती है 12 नवंबर, 7 सितंबर, 17 नवंबर। अब इसके अगले क्या कर देना है? इसके अगले 30 से स्टार्ट कर देना है। 1930, 1931 और 1932, ठीक है। तो ये आपके गोलमेज सम्मेलन हो जाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तुम्हारा 12 नवंबर 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये पहला हो जाता है, ठीक है, पहला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था आपके 7 सितंबर 1931 में। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो जाता है वो कब हुआ था? तो ये आपका हो जाता है 17 नवंबर 1932 में। तो तीनों की तीनों गोलमेज सम्मेलन आपके हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस प्रकार से ट्रिक हो जाती है, इन्हें याद कर लेना। नवंबर बीच में सितंबर, और यहाँ से 12 याद करना है, 5 घटा देना है, फिर 5 बढ़ा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 12, 7, 17 इधर याद हो जाते हैं। तो कितना जाता है? 12 नवंबर 1931, फिर 7 सितंबर 1931, फिर 17 नवंबर 1932। 30 से स्टार्ट कर 30, 31, 32। तो सारे के सारे आपको क्या होते हैं? याद हो जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं
किस किसने भाग लिया था, ठीक है। अगर भारत की ओर से बात करें तो भारत की ओर गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सिर्फ सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन से? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। अगर वह पूछ ले कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, किसने? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो बी आर अम्बेडकर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? बी आर अम्बेडकर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? बी आर अम्बेडकर जी हो जाते हैं। यही बात करें, एक और थे, एक कौन थे? एक आपके यहीं पर और हो जाते हैं, वो कौन हो जाते हैं? शप्रू नाम से उनका कोई नाम था, शप्रू, क्या नाम था? तेज बहादुर शप्रू, सॉरी। कौन हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं तेज बहादुर। कौन हो जाते हैं? तेज बहादुर शप्रू जी हो जाते हैं, है ना। तेज बहादुर शप्रू ये दो थे जिन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया था। अगर सिर्फ गांधी की बात करें, सिर्फ गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगर तीनों की बात करते हैं तो बी आर अम्बेडकर ने और किसने? तेज बहादुर शप्रू ने। तेज बहादुर शप्रू ने तीनों की तीनों गोलमेज सम्मेलन में यहाँ पर भाग लिया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा अगर वह गोलमेज सम्मेलन से पूछता है तब, ठीक है। अगर इतना फैक्ट आपने याद कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा पर्पस होता है अगर एक क्वेश्चन को देखें तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, सबको हमें जानकारी देना चाहिए, क्योंकि बार बार जानकारी को रिपीट करेंगे तभी हमारे लिए सारे की सारी जानकारी याद हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। चीन की राजधानी कहाँ है, आपको बताना है। चीन की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है, ढाका है, बीजिंग है या फिर वॉशिंगटन हो जाती है। तो इंडोनेशिया की राजधानी कौन हो जाती है ना। मैं आपको सभी बता दे रहा हूँ। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की जो राजधानी हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? जकार्ता। और ढाका किसकी हो जाएगी? बांग्लादेश की राजधानी, है ना। किसकी? बांग्लादेश की जो राजधानी हो जाती है वो हो जाती है ढाका। और चीन की जो राजधानी हो जाती है वो हो जाती है बीजिंग। और यूएसए की बात करें, यूएसए की राजधानी हो जाती है वॉशिंगटन डीसी। तो इस प्रकार से सभी की सभी हो जाती है। तो यहाँ पर पूछ रखा है चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी बीजिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल इजीली हमारा राइट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल दे रखा है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है ना। नाथुला दर्रा जो है वह किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देगा अरुणाचल प्रदेश में या फिर हो जाता है मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर सिक्किम में। बिल्कुल अगर रोहतांग दर्रा की बात करता है, ठीक है, रोहतांग दर्रा की बात करता है, यहाँ पे कुछ बता दे रहा हूँ आपको। रोहतांग जो दर्रा होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। रोहतांग दर्रा अगर पूछता तो वो कहाँ हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर पूछ रखा है नाथुला दर्रा, तो वह आपके कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर? सिक्किम में, ठीक है, बिल्कुल सही। और जो राज्य हो जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राज्य हो जाता है हमारा सिक्किम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है भारत में? सबसे कम जनसंख्या की बात करूँ यहाँ पर, जनसंख्या की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पर निवास करती है? राज्यों की बात करते हैं तब, तो वो आपकी करती है सिक्किम में। अगर यहीं सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार पे सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ फैक्ट होते हैं आपको बताते रहता हूँ क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर उठा सकता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे के सारे आपको बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। दे रखा है मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? मेघदूत है, शकुंतलम है, ठीक है। ये सारे के सारे जो बुकें हैं वो किसने लिखी हैं? ये आपकी हो जाती हैं कालिदास ने। किसने लिखी हैं? कालिदास ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। मेघदूत है, शकुंतलम है, ठीक है, ये सारी की सारी कालिदास की हो जाती हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। यहाँ दे रखा है महाभारत के रचयिता कौन है, ठीक है। तो आपको मैंने बता रखा है महाभारत हुई कहाँ थी, ठीक है, महाभारत कहाँ हुई थी, वह क्षेत्र। अब वर्तमान की बात करें तो किस राज्य में पड़ता है, तो वो पड़ता है हरियाणा में। ये भी आपको बता रखा है, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। कहाँ पड़ता है? ये आपके हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है महाभारत जहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पर आपसे पूछ रखा है महाभारत के रचयिता कौन है, तो वो हो जाते हैं आपके कौन? वेद व्यास हो जाते हैं, ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन जाते हैं? वेद व्यास। अगर वह यही पूछ ले रामायण के रचयिता कौन है, कौन? रामायण के रचयिता कौन है, तो वह आपके हो जाते हैं वाल्मीकि। तो दोनों की दोनों फैक्ट्स आपको याद रखना है कि देव व्यास जो हैं वो महाभारत के रचयिता हो जाते हैं। अगर वाल्मीकि की पूछेगा तो रामायण के कौन हो जाते हैं? वाल्मीकि जी हो जाते हैं, ठीक है।
तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भाग 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन बताए थे आपको समान ज्ञान से देखने को मिलेंगे, और बाकी जो भाग 2 होगा जिसमें आपकी साइंस देखने को मिलेगी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, यहाँ से हम साइंस कह सकते हैं। सामान्य विज्ञान से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फटाफट क्वेश्चनों को देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुकिएगा, लाइट चली गई है, ठीक है। बिल्कुल, तो हम क्वेश्चन नंबर जो 16 की बात करते हैं, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है, ठीक है। कौन सा यौगिक नहीं है पूछ रखा है आपसे, तो कौन सा यौगिक नहीं है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखो ध्यान से क्या क्या दे रखा है। अगर Fe की बात करें तो Fe हम किसे कहते हैं? Fe कहा जाता है लोहा को। किसे कहा जाता है? ध्यान से नहीं देखना, Fe कहा जाता है आपको लोहा को। यदि बात करते हैं Na सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, Na सोडियम Cl क्लोराइड है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो आपका हो जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साधारण नमक कहा जाता है। क्या कहता है? साधारण नमक। आगे की बात करते हैं H2SO4, ये क्या हो जाता है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम तेजाब भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। आगे की बात करते हैं CaCO3, है ना। CaCO3 क्या हो जाएगा? Ca कैल्शियम, कैल्शियम, और कौन सा हो जाएगा? CO3 कार्बोनेट, है ना। CaCO3 बिल्कुल कार्बोनेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी आपका क्या है? ये भी यौगिक हो जाता है। और नमक है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड ये भी आपका यौगिक है, और कैल्शियम कार्बोनेट ये भी आपका यौगिक हो जाता है। मगर लोहे की बात करते हैं तो लोहे एक यौगिक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल इजीली आपका राइट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो को सारा के सारा डिटेल में आपको बताना, जो कि आपके समझ में आए और आप आराम से उसे निकाल पाओ एग्जाम में भी, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, वायु प्रदूषण किससे होता है? तो आपको बताना है वायु प्रदूषण जो है वह किससे होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल होता है, प्रदूषण होता है, ठीक है, मगर कम होता है इससे। SO2 की बात करें तो इससे प्रदूषण होता है, धुआं से तो होता ही है, इन दो से तो कन्फर्म ही है, होता है ना। इन दोनों से तो क्या है? 100% होता है। देखो ये तो हो गया आपका कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है ना। ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, और धुआं तो धुआं ही हो जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड से भी प्रदूषण होता है, धुआं से भी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, तो सभी से हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इजीली लगा सकते हो ना, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ दे रखा है, जीव विज्ञान का पिता या जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, ये आपको पूछ रखा है। तो जॉन मेंडल की बात करें तो आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं आनुवांशिकता, है ना। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ये आपके हो जाते हैं कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। यही बात करते हैं लिनियस, इसे आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक वर्गिकी, क्या? आधुनिक वर्गिकी का जनक किसे कहते हैं? तो ये आपके हो जाते हैं कौन? कैरोलस लिनियस, ठीक है। और बच जाता है थियोसोफ्रेस्टस, ये आपके कौन हो जाते हैं? ये जो हैं कौन? थियोसोफ्रेस्टस जो हो जाते हैं, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस जो हो जाते हैं वो आपके एक थे दार्शनिक थे। ये कौन हो जाते हैं? दार्शनिक। कौन हो जाते हैं ये? दार्शनिक हो जाते हैं। तो एक ही फैक्ट हमारा बचता है, एक ही सब्जेक्ट, एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, कौन सा? अरस्तु। तो जो जीव विज्ञान की खोज की थी वो किसके? जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो कौन हो जाते हैं? ये आपके अरस्तु हो जाते हैं। बिल्कुल वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। थियोसोफ्रेस्टस कौन सा? एक दार्शनिक है। लिनियस को आधुनिक वर्ग के जनक हो जाते हैं, कौन? लिनियस। और जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तीनों की तीनों आपको याद कर लेना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, बार बार एग्जाम में पूछाते हैं, इसलिए सारा की सारा आपको मैंने यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा। यहाँ पर दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। आपको बताना है जो गुर्दा है उसकी कार्यात्मक इकाई क्या है, ठीक है। लीवर है या फिर नेफ्रॉन है, डायाफ्राम है, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो आपको पता है जो गुर्दा है उसमें क्या पाता है? नेफ्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो
गुर्दे की कार्यात्मक इकाई हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, नेफ्रॉन हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है और बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, यहां दे रखा है अंगूर रस में पाया जाने वाला मुख्य शुगर है। मुख्य शुगर है ये दे रखा है, मुख्य शुगर कौन सा है ये आपको बताना है। फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है या फिर लैक्टोज है, इनमें से कोई सा नहीं। तो लैक्टोज की बात करते हैं तो ये दूध में पाया जाता है, ये तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो दूध में पाया जाने वाला अंगूर में कैसे पाया जाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है ना, ये तो बिल्कुल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद दे रखा है फ्रक्टोज और ग्लूकोज, तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, फ्रक्टोज जो होता है वो हमारे शरीर में बनता है, तो ग्लूकोज यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अंगूर रस में पाए जाने वाला जो शुगर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, C6H12O6 होता है। कितना होता है, C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है ग्लूकोज का। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। दे रखा है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो बताना है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है। देखो रतौंधी क्या होता है, जिस प्रकार से हमारी आंखों में जो होता है धुंधलापन आ जाता है, ठीक है, दिखाई नहीं देता, तो उसे हम क्या कहते हैं, रतौंधी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, रेटिनॉल। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, एक ट्रिक बताई थी इसकी, कौन सा हो जाएगा, रथ एक ट्रॉफी। क्या बताई थी मैंने, रथ एक, और क्या याद रखना है, और याद रखना है आपको ट्रॉफी, रथ एक टॉफी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिक हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन ए, ये हो जाएगा विटामिन बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा कौन सा, ये आपका हो जाता है विटामिन के। ठीक है, जो आपके खून में पाया जाता है, थक्का मारने में ये सहायक होता है। तो यहाँ पर सबके रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम देख लेते हैं कौन कौन से हो जाते हैं। विटामिन ए का जो नाम होता है रासे, देखो विटामिन रस एक ट्रॉफी, तो रासे क्या कहेंगे, रासे कह देंगे रेटिनॉल। क्या कह देंगे, ये आपका हो जाएगा रेटिनॉल। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा, जो सॉरी बी से नहीं होगा, विटामिन बी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कौन सा हो जाएगा, था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थायमीन। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थायमीन। याद रखना इन चीज़ों को। ठीक है, और विटामिन ए, मतलब बेटा यहाँ पर दे रखा है विटामिन सी, तो विटामिन सी के ऊपर कौन है, ए, तो ए से कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, एस कार्बिक एसिड। क्या हो जाएगा, एस कार्बिक एसिड आपका हो जाता है, एस कार्बिक। ठीक है, एस कार्बिक एसिड आपका हो जाता है, एस कार्बिक एसिड। ठीक है, आगे की बात करते हैं। विटामिन डी का रासायनिक सूत्र जो कौन सा, रासायनिक जो नाम होता है वो क्या होता है, का से स्टार्ट होगा। किससे होगा, का से स्टार्ट हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कैल्सीफेरॉल। क्या कहेंगे, ये हो जाता है आपका कैल्सीफेरॉल, है ना, क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन ई की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है किससे स्टार्ट होगा, टो से। किससा होगा, टो से। तो टो से क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा, इसी को याद करें ना। ठीक है, टोकोफेरॉल हो जाएगा। यही बात करते हैं, लास्ट हमारा बचता है विटामिन के। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम किससे हो जाएगा, वो एफ से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लिकबोनॉन। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फ्लिकबोनान। क्या हो जाएगा, फ्लिकबोनान। तो ये आपके इस प्रकार से हो जाते हैं रथ एक ट्रॉफी, ए बी सी डी ई, और किसके, ए के आपके रासायनिक नाम हो जाते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन बी का होता है थायमीन। विटामिन सी का होता है ए से एस कार्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम होगा का से कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का हो जाएगा टो से टेकोफेरॉल। और विटामिन के का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लिकबोनॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सारे के सारे हो जाते हैं। के तक आप इस प्रकार से याद कर सकते हो इस ट्रिक से, रथ एक ट्रॉफी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विटामिन ए। और विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है, तो रेटिनॉल की कमी से क्या हो जाती है, आपकी रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है, रतौंधी आपकी हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करेंगे, सारा की सारा हमें याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ प्रकार होता है, लार ग्रंथि के जोड़े की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। 2 होती है, 3, 4, 1। लार ग्रंथि के जोड़ों की संख्या क्या होगी या फिर कितनी होती है, तो यही आपसे पूछ रखा है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
लार ग्रंथि कहाँ कहाँ होती हैं? पहले की बात करूँ, कान के पास में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्णमूल कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्णमूल कहते हैं। उसके बात करें जो हमारे तालू पे होती है लगी हुई, जो तालू पे होती है उसे हम क्या कहते हैं, अधोहनु कहते हैं। फिर उसके जीभ के नीचे एक ग्रंथि होती है लार ग्रंथि, जिसे हम क्या कहते हैं, अधोजिह्वा कहते हैं। तो कौन कौन सी मैंने बताई, एक कान के पास में तो कर्णमूल, और अधों के पास में मतलब जो होता है हमारा तालू, इसे अधो कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अधोमूल। और एक होता है नीचे, है ना, नीचे, अधो हनु, हनु माने क्या होता है, तालू, है ना, हनु माने होता है तालू, तो अधो हनु। एक होता है जीभ के नीचे, तो क्या कहेंगे, अधोजिह्वा मतलब जीभ के नीचे। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों नाम याद हो जाते हैं। मगर पूछता क्या एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी लार ग्रंथि है या फिर नहीं है, तीनों के तीनों में याद होना चाहिए। तो कितनी जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी ग्रंथि होती हैं। एक कहाँ पर, कान के पास में कर्णमूल, एक होती है हनु के पास में, तालू के पास में, तो कौन सा हो जाएगा, अधोहनु, और एक जोड़ी होती है जीभ के नीचे, इसे हम क्या कहते हैं, अधोजिह्वा मतलब जीभ के नीचे अधोजिह्वा। तो इनके रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए, वो भी इंग्लिश में, ठीक है। तो पहली कौन सी हो जाएगी, कर्णमूल, जो कान के पास में होगी, है ना, एक कौन सी हो जाएगी, कर्णमूल। दूसरी हो जाएगी तुम्हारी कहाँ, ऊपर हनु के पास में, तो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अधोहनु। कौन सी हो जाएगी, अधोहनु। एक हो जाएगी जीभ के नीचे, तो उसे अधोजिह्वा कह देंगे, है ना, क्या कह देंगे, अधोजिह्वा कह देंगे। अगर आपको हिंदी में पूछता है तो इस प्रकार से आप आराम से इसे लगा सकते हैं। अगर इसके रासायनिक जो नाम है वो इंग्लिश में पूछ लेगा तो आप क्या करोगे। तो जो कर्णमूल है, ठीक है, कान कैसे होता है, कान एक चप्पल मतलब अपने पैर के नुमा होता है, तो इसे क्या कह देंगे, इसे कह देंगे आपको पैरोटिड ग्लैंड। क्या हो जाएगा, पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, पैरोटिड ग्लैंड इसे कह देंगे, ठीक है, क्योंकि कान जो होता है वो पैर के समान होता है, तो इस प्रकार से याद बना कर लो, ऐसे बना लेना, ठीक है। अधोहनु को हम कह देंगे क्या, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, है ना, क्या हो जाएगा, सब मैक्सिलरी, ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड इसे कह देंगे। और जो लास्ट हमारी बस्ती है क्या हो जाएगा, सब लिंगुअल ग्लैंड, क्या हो जाएगी, सब लिंगुअल, ठीक है, सब लिंगुअल क्या हो जाएगी, ग्लैंड। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, इन्हें याद कर लेना। कान के पास में कर्णमूल जिसे कह देंगे पैरोटिड ग्लैंड, फिर दूसरी हो जाएगी अधोहनु मतलब तालू के पास में, तो क्या हो जाएगी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। उसके बाद हो जाएगी जीभ के नीचे अधोजिह्वा, उसे कह देंगे सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो तीनों के तीनों नाम भी आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपके आज के बाद इसमें कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ देखा है ग्लूकोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ग्लूकोज का आपको फार्मूला मैंने बताया था, फार्मूला याद होगा तो इजीली आप कर सकते थे इसे, है ना, C6H12O6, ठीक है, कितना होता है, O6। अगर वह पूछता है कार्बन, तो C से कार्बन तो कितनी हो जाएंगी, 6। हाइड्रोजन की पूछेगा तो कितनी, 12। ऑक्सीजन की पूछेगा तो कितने, 6। तो यहाँ पर पूछ रखा है ग्लूकोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर ध्यान से देख कितनी होती है, 6 होती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने हो जाते हैं, 6 कार्बन परमाणु आपके हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। हवा है, हवा क्या है, भारहीन है, भारयुक्त है, दोनों है, इनमें से कोई सा नहीं। तो हवा है क्या, आपको बताना है। हवा जो है वो भारहीन है, या उसका मतलब भार ही नहीं होता है उसके अंदर। फिर देखा है भारयुक्त है, मतलब भार होता है उसके अंदर। फिर देखा है दोनों है, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो आपको पता है हवा क्या है, एक भारयुक्त है ना। हवा के अंदर क्या होता है, वेट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारयुक्त हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर देखा है अमीबा है, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, या फिर हो जाएगा मल्टी सेलुलर है, या फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई सा नहीं। तो अमीबा जो है वो है क्या, एक कोशिका है। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, है ना, इंटर में, हाई स्कूल में भी इसे पढ़ा होगा। अमीबा क्या है, अमीबा एक कोशिका है, मतलब इसे क्या कह देंगे, यूनिसेलुलर कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, 26 दे रखा है। टीबी के रिमोट में कौन सी तरंगें होती हैं। टीवी का जो रिमोट होता है उसमें कौन सी तरंगें होती हैं, ये बताना है। तो पहला दे रखा है इन्फ्रारेड, फिर दे रखा है एक्सरे, ये अल्ट्रावायलेट, या फिर ये सभी। तो सभी होती हैं, सभी तो हो नहीं सकता, तो यह तो कैंसिल ही हो जाता है। तो अल्ट्रावायलेट भी नहीं होगा और इन्फ्रारेड भी नहीं होगा। जो एक्सरे में तो होती हैं वही किरणें होती हैं। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगें होती हैं, तो एक्सरे की जो तरंगें होती हैं। किसकी होती हैं, एक्सरे की तरंगें होती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपका हो जाता है, इसे याद कर लेना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्न में से कौन से कणों की ऊर्जा न्यूनतम होती है। जो कण होते हैं, एक होता है अल्फा, ठीक है, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। तो आपको बताना है कि इन सब में न्यूनतम जो होती है, कणों की ऊर्जा न्यूनतम किस में होती है। अगर मैं न्यूनतम की बात करेगा तो अल्फा कणों में न्यूनतम होती है। किस में होती है? न्यूनतम किस में होती है? न्यूनतम होती है अल्फा कणों में। अगर यहीं पर पूछ ले सबसे ज़्यादा किस में होती है, अधिकतम किस में होती है, तो वो किस में होती है? गामा किरणों में। गामा किरणों में क्या होती है? ये अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। तो दोनों के दोनों फैक्ट्स याद होना चाहिए कि किनके कणों की ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो अल्फा कणों की, ज़्यादा होती है तो गामा कणों की। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ दे रखा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है, ठीक है, तो बताना है कितनी होती है, 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो तो आपने पढ़ा होगा, कौन सा होता है? एक होता है 1H1, एक होता है 2H2, है ना, 2H2 ही होगा ना, 2H2 बिल्कुल। एक होता है 3H3, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं 1H1 1H2 1H3 1H1 1H2 1H3 होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो आपके 3 समस्थानिक हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं ये भी आपको क्या है? याद होना चाहिए, है ना, ये भी आपको क्या है? याद होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है, रुकिएगा। समस्थानिक तो एक जो होता है 1H1, ये कौन सा होता है? ये होता है तुम्हारा ट्राइटियम। क्या होता है? ट्राइटियम नहीं यार, ट्राइटियम नहीं होता है। पहला PDT, कौन सा स्टार्ट होगा? PDT, PD, तो बीच वाला हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोटियम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रोटियम। 2H1, ठीक है, 2H1 हमारा कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाता है ड्यूट्रियम। कौन सा हो जाएगा? ये ड्यूटेरियम, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ड्यूटेरियम। और 1H3 की बात करें, 1H3 होगा, इस सेट में होता है, ठीक है, ये 2 होगा, ये 1 होगा। 1H3 की बात करें, ये कौन सा होता है? ये होता है ट्राइटियम। क्या होता है? ये आपका हो जाता है ट्राइटियम। तो तीनों की तीनों आपको यहाँ पर बता रखे हैं। पहला होता है प्रोटियम, फिर ड्रेटियम, फिर ट्राइट्रियम। तो तीनों के तीनों आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 3 समस्थानिक होते हैं, कौन से? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ठीक है। तो तीनों की तीनों आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, दे रखा है विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है ना, किससे प्रवाहित होती है। तो किससे होती है बताना है। विद्युत धारा जो होती है वो किससे प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, फोटॉन से। तो जो हमारा तार होता है, जो केबल होती है, उसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं ना। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। जब उस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन धारा प्रभावित की जाती है तो वो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से क्या होती है? विद्युत धारा प्रभावित होती है, ठीक है। जो हमारी केबल वगैरह होती है उसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के माध्यम से क्या होती है? विद्युत धारा प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ दे रखा है 30 का, दे रखा है अर्थराइटिस रोग किससे संबंधित है। तो बताना है जोड़ों से है, सिर से है, रक्त से है, हृदय से है। तो अर्थराइटिस में रोगों में क्या होता है? जोड़ों में दर्द होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोड़ों से है, ठीक है। अर्थराइटिस रोग किससे संबंधित है? तो ये जोड़ों से संबंधित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारा मैथ भाग जो थर्ड हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? मैथ का स्टार्ट होता है गणित का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सभी लोग आंसर देते हुए यहाँ दे रखा है 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर गुणनखंड क्या होंगे। तो इसका गुणनखंड बताना है, ठीक है। तो इसे हम क्या कर देंगे? इससे हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। इससे हम स्क्वायर में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40 9 49 दे रखा है माइनस 64 एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इसको हम स्क्वायर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 7 49, तो 7 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? ये 8 8 64, मतलब 8x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 8x का स्क्वायर। तो इसे जब खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है ना तो माइनस करेंगे, माइनस बी स्क्वायर को जब खोलते हैं तो क्या आता है? या तो आता है ए प्लस बी और a माइनस बी। तो इस प्रकार से इस सूत्र में आपका ये खुल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें खोल लेते हैं इसे,
तो ए की जगह ये मान लेते हैं, बी की जगह ये मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मतलब 7 माइनस 8x, एक तो ये आ जाएगा, दूसरा तुम्हारा आ जाएगा 7 प्लस 8x। तो अगर इस प्रकार से आपके दे रखे हैं तो वही हमारा आंसर क्या है, राइट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 7 माइनस 8x और 7 माइनस दे रखा है तो ये तो होगा नहीं, दोनों माइनस तो होंगे नहीं, एक प्लस का भी होना चाहिए, तो दोनों प्लस के हैं तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, मगर x नहीं दे रखा है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें x होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, x तो होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट, इनमें से कोई सा नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ पर 8x होता तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाता सी राइट हो जाता, मगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, यहाँ दे रखा है 22,801 का वर्गमूल क्या होगा। अगर मैं बात करता हूँ 22,801 दे रखा है तो वर्गमूल है, तो वर्गमूल में क्या करते हैं, जोड़े बना लेते हैं, जोड़े बना लेंगे तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा इतना, इसे पूरा छोड़ दिएगा, देख सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं इसे। तो एक किस में आएगा, एक किसके स्क्वायर में आता है, या तो आ जाएगा आपके 1 के स्क्वायर में 1 आता है, या तो 9 के स्क्वायर में 1 आता है ना, या तो 9 के स्क्वायर में 1 आता है, 9 में 81, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितने के आसपास है, आप कहोगे 200, जो हमारा 28 है वो किसके आसपास है, तो आप कहोगे किसके आसपास है, यहाँ पर देखो किसके आसपास यह हो जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पर देखो 14 की बात करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है 14 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 15 15 225, कितना होता है 225। तो किसके आसपास है, तो ये 25 के आसपास। अगर 26 की बात करूँगा, 16 16 कितने होते हैं, 16 16 6 छंग 36, तो कितने हो जाएंगे, 16 16 156 होते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाए, सॉरी 256 होते हैं, 256, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पास में किसके है, 15 के पास में, तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 15, और पास में है तो कम वाले के पास में है तो कितने बार आएगा, ये एक बार आ जाएगा। तो इसका मतलब 151 का स्क्वायर कन्फर्म ये होना चाहिए, ठीक है, 151 का स्क्वायर ये होना चाहिए था, अगर सही है तब, ठीक है, अगर सही है तब की बात कर रहा हूँ, वरना ये नहीं होगा, ठीक है। अगर 151 को हम देख लेते हैं करके, ठीक है, 151 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इसका होगा तो होगा, वरना किसी का भी नहीं होगा। तो 1 एकम 1 5 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगी, 5 एकम 5 5 25 के 5 5 एकम 5 2 7, यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 1 5 और 1, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 5 5 10 का 0, यहाँ 1 होगा, ठीक है, यहाँ 1 होगा, 5 5 10 का 0, 1 लगा, 7 8 9 और 1 10, ठीक है, 5 6 7 और एक कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ गया। 7 5 कितना होते हैं, 12 होते हैं, 7 5 होते हैं 12, ठीक है, तो 12 का 2 आ जाएगा, 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2, तो ठीक है भाई, ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 151 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक, कितने का, 151 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार से इन्हें चेक करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल ईजिली हो जाता है। जो हमारा 22,801 दे रखा है वो 151 का वर्गमूल है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल है, इतने का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, 151। इसका मतलब 151 का वर्ग कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसमें से कोई सा नहीं हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इजीली राइट हो जाएगा। समझ में आया तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि देखो इकाई का अंक देख लेते हैं, इकाई का अंक किस में आता है, स्क्वायर में, तो 9 के स्क्वायर में आता है, 1 के स्क्वायर में आता है, इन दोनों में से एक होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो लास्ट की संख्या बचती है वो किसके आसपास में है, तो यहाँ बात करें 14 का 96 हो जाएगा, 15 15 225, 16 16 256, तो 256 के पास में तो है नहीं, 225 के पास में बढ़ जाती है 228, 228 किसके पास में है, तो आप कहोगे 15 के पास में है, तो 15 निकाल लेते हैं, 15 पहले लिख लेंगे, 15 और 1 और पहले आता है मतलब कम वाले के पास में है तो पहले मतलब इधर आ जाएगा, ठीक है, पहले वाले के पास में है तो 1 उतार लेंगे, तो 15 1 मतलब 151 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 22,801। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ दे रखा है किसी गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है आपको 2-3 बार मैंने बता रखा है, ठीक है, अब तक। तो बात करता हूँ गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यू, ये तो होता है गोले का आयतन। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा कि उसका संपूर्ण क्षेत्र गोले का
वक्र पृष्ठ या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करूँ तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखा है आयतन का सूत्र क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर की क्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आर की क्यू होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर क्यू होना चाहिए थी, तभी हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगर नहीं दे रखी है तो हमारा कौन सा राइट होगा, इनमें से नहीं। कौन सा हो जाएगा, इनमें से नहीं, क्योंकि होना कितना चाहिए 4/3 पाई आर की क्यू इसके आयतन का सूत्र होता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये भी दोनों के दोनों आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई सा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, स्क्वायर स्क्वायर दे रखे है, क्यू होना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है, ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है किसका है बताना है, ठीक है। ये फार्मूला जो है वह किसका है आपको बताना है सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये किसका सूत्र है, बहुलक का है, माध्यिका का है, या फिर हो जाता है समांतर माध्य का, इनमें से कोई सा नहीं। तो हाई स्कूल इंटर में अपना पढ़ा होगा माध्य। एक तो माध्य होता है बिल्कुल बेसिक वाला जिसे हम औसत कहते हैं, मगर यहाँ पर जो फार्मूला दे रखा है वो किसका है, एक सारणी आती है उसका फार्मूला यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समांतर माध्य की एक सारणी आती है उसका फार्मूला दे रखा है, ठीक है। ये सूत्र जो है किसका है, समांतर माध्य का सूत्र होता है, हाई स्कूल इंटर आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इजी प्रकार से कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, 35 कह रहा है एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या दे रखी है कितनी, 42 सेंटीमीटर। तो रखा है 400 चक्कर में यह पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक साइकिल के पहियों की त्रिज्या दे रखी है 42 सेंटीमीटर, 400 चक्कर में यह पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने बता रखा है पहिया क्या होता है, पहिया होता है गोल, पहिया होता है गोल। त्रिज्या दे रखी है कितनी, 42 दे रखी है त्रिज्या, इसमें दे रखी है ना आर त्रिज्या 42। तो निकालना क्या है, मुझे निकालना पड़ेगी इसकी परिधि, क्योंकि ये जब मैं यहाँ से यहाँ तक निकाल पाऊंगा, इसकी परिधि निकाल पाऊंगा, तभी मैं काउंट कर पाऊंगा कि 400 चक्कर में वह कितनी चलेगी, ठीक है। तो परिधि का सूत्र कितना होता है, जो परिधि का सूत्र होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई। तो इसमें रख दीजिएगा 2 × 22/7 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 42, क्योंकि आर बराबर 42 दे रखा है। आर बराबर कितना रखा है 42, त्रिज्या 42 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा 42। तो 7 छंग कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो अभी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 6, इनको ऐड मल्टीप्लाई करूंगा, 6 चौक 24 के 4 यहाँ से लगे थे, 6 चौक 24, 25 26 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 264। एक बात करूं, एक चक्कर में वो जब घूमता है तो कितना घूमता है, 264 सेंटीमीटर आपका घूम जाता है। तो दे रखा है 400 चक्कर में कितना घूमेगा, जब 100 चक्कर में इतना सेंटीमीटर घूम रहा है तो 400 चक्कर में कितना घूमेगा। तो आप कहोगे कि इतने को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो दे रखा है 264 दे रखा है, कितना 264 दे रखा है, इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 400 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मगर यहाँ बात करूँ सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है, और यहाँ ऑप्शन की बात करता हूँ तो मीटर में दे रखा है। तो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, आप कहोगे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मुझे किससे भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 100 से भाग दे दूंगा तो मीटर में चेंज हो जाएंगे सेंटीमीटर, तो बिल्कुल 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 का 6 यहाँ से लगा, 1 4 छंग 24 और 1 25 के 5 यहाँ से लगे 2, 4 दूनी 8 9 10, तो कितना आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाता है 1056 मीटर। तो कौन सा हो जाएगा, 1056 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि एक चक्कर की अगर हम राउंड की निकाल लेंगे कि एक राउंड में कितना चलता है, तो निकाल लेंगे कि 400 चक्कर में वह कितना चलेगा। तो परिधि ज्ञात करना पड़ेगी, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, मैंने निकाल दिया इसमें मान रख के। तो जो हमारी परिधि निकल के आई, मतलब एक राउंड निकल के आया, वो कितने का, वो निकल के आया है हमारा 264 सेंटीमीटर का। तो दे रखा है 400 चक्कर में कितने तय करेगा, तो 264 एक चक्कर में घूमता है, तय करता है, तो 400 चक्कर में कितना करेगा, 264 मल्टीप्लाई 400। यहाँ मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग दूँ, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर बनाने को मैं क्या करूँगा, 100 से भाग दूंगा, तो फिर उसके बाद जो बचेगा 264 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों का, तो कितना हो जाएगा 1056 यहाँ पर निकल के आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। इजी हो जाता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 36 का देखिएगा, यहाँ दे रखा है अमित ने एक घड़ी 5% हानि में इतने रुपए में बेची। कह रहा है घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। एक बात बताइए, अपने आप में कोई वस्तु कितने होती है, 100% होती है,
वो कह रहा है कि मैंने 5% की हानि पर बेच दी, तो मुझे हानि कितने की हुई, तो आप कहोगे 5% की। मेरी वस्तु कितनी थी 100% की, जब मुझे 5% की हो गई कितना घाटा, तो मेरे पास वस्तु जो मैंने बेची होगी कितने बेची होगी, आप कहोगे 95% में भाई तुमने बेच दी होगी। तो मतलब जो बेची है वो कितने में बेची है, यहाँ पर बेची है 190 में, मगर यहाँ कह रहा हूँ कि वे 95% मैंने बेची है, तभी मुझे 5% की हानि हुई है। इसका मतलब जो 95% दे रखा है वो किसके बराबर है, आप कहोगे 190 के बराबर है। तो निकालना क्या है, क्रय मूल। और क्रय मूल मतलब क्या होता है, अपने आप में वस्तु। तो वस्तु मैंने कितनी मानी थी 100%, तो 100% निकालना है मुझे, ठीक है। तो 1% बराबर निकल के कितना आ जाएगा, आप कहोगे 190 बट्टे 95% से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मुझे 100% की वैल्यू ज्ञात करना है, तो इधर भी मैं मल्टीप्लाई 100 से करूँगा और इधर भी मल्टीप्लाई मैं 100 से करूँगा, तो 100% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसका मतलब जो 100% की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आने वाली है, 190 बटे 95 मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 100। बस ये सॉल्व कर दूंगा, मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। सॉल्व कीजिएगा, कितना आने वाला है। अगर मैं 5 से काटूं तो कितनी बार जाएगा, कहोगे 5 एकन 5, 5 नेम 45, और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 बार। 19 से काटूंगा तो एक बार कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 200 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा 20 से। तो यहाँ पर कितना आने वाला है, 200 रुपये आपका हो जाएगा। क्रय मूल्य जो था वो कितना रुपए था, 200 रुपये। तो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, बिल्कुल ईजिली। 100% मान के करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, वरना इसके फार्मूले तो बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है, परसेंटेज मानो सॉल्व कर दो, ठीक है। हानि हमेशा क्या होती है, क्रय मूल्य पे होती है, आप ये तो आपको मैंने बता ही रखा है। तो क्रय मूल्य मैंने 100% माना, हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो 5% की अगर हानि हो गई तो मैंने बेचा कितने में होगा, आप कहोगे 95% में बेचा होगा, जो बचा होगा वही में तो बेचूंगा। तो यहाँ बेचा है 190 में, तो 95% बराबर कितने के, आप कहोगे 90 के। तो 1% बराबर कितने के, 190 बटे 95। तो 100% अपनी वैल्यू होती है, क्रय मूल्य कितना माना मैंने 100%, तो 100% निकालना है। तो 1% बराबर कितने के, 95 के, है ना। 190 बटे 95 के, तो 100% की वैल्यू करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100% निकल आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करने की 100 से, तो कितना आ जाएगा आपका, 200 निकल के आ जाएगा। तो 200 रुपये इसका क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाता है, यहाँ दे रखा है 37। किसी सामान को 229 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 6% का नुकसान होगा, तब सामान का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो फिर यहाँ पर निकल के आता है, ठीक है। एक सामान को बेचा कितने में, बेचा 329 में। बेचने पर व्यापारी को जो 6% का क्या हुआ, नुकसान हुआ। और आपको पता है नुकसान हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। और क्रय मूल्य ही यहाँ पर निकालने को फिर दे रखा है। तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, परसेंट निकाल के ही करेंगे। हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। अगर 100% की वस्तु थी, 6% की हानि हो गई, 6% की हानि हो गई, तो वस्तु उसने कितने में बेची होगी, तो आप कहोगे यहाँ पर बेची होगी 94% में बेची होगी, है ना। 94 ही तो बचा होगा, 6% की हानि हो गई तो बची कितनी, 94 ही बची। इसका मतलब 94 में वह वस्तु किसी ने बेची होगी। और यहाँ बेचने की बात करें तो बेच रहा है कितने में, 329 में। और यहाँ बेचने की बात करें बेच रहा है 94% में। तो 94% की वैल्यू निकल के जो आ जाती है वो कितनी आ जाती है, आप कहोगे 329 निकल के आती है 94% की वैल्यू। तो पूछ रखा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, और क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अपने आप कोई वैल्यू कितनी होती है, 100% में होती है। तो 1% की वैल्यू अगर निकालूंगा तो इससे भाग दे दूंगा तो कितना हो जाएगा, 329 बटे कितना हो जाएगा, 90 4 94। अगर मैं 100% की बात करूंगा तो 100% इसे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो यहाँ पर 100 निकल के आ जाएगा, है ना। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 329 बटे 94 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितनी बार कटेगा इसको देखो, कितनी बार कटेगा, 9 एकम 9 2 18 9 27, 9 3 27, ठीक है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। ऐसा करो 2 से काट दो, छोटा करके देख लेते हैं, ठीक है। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, यहाँ पर बात करेंगे 2 पंजे 10, यहाँ पर आ जाएगा 50। अब इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। तो ये 7 बार कटेगा, और 7 सत्ते 49, बिल्कुल 7 बार ये कट जाएगा पूरा की पूरा। 7 पंजे कितना आ जाएगा, 35। तो जो 100% की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो मेरी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी
350 रुपये। और यही मुझे ज्ञात करना है क्योंकि आपने कितनी थी 100% ज्ञात करना था, क्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो 350 रुपये यहाँ पर निकल के आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। इजी हो जाता है 100% वैल्यू मान लेते हैं किसी चीज़ को तो, ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य हमने 100% मान लिया और ये क्रय मूल्य 100% मानना पड़ेगा क्योंकि हानि हो रही है और हानि हुई 6% की, तो 100% वैल्यू थी अपने आप में, 6% की हानि हो गई। हानि हमेशा होता है क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य माना है मैंने 100, 6% की हानि हो गई तो बचा कितना, 94 में उसने बेचा होगा, मगर यहाँ कह रहा है 94 में नहीं बेचा है, मैंने 329 रुपये में से बेच दिया है, तो 94% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 334, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 329 बटे कितना आ जाएगा 94, तो 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करूंगा एक में तो 100 निकल के आ जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी, दोनों ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो बिल्कुल, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू बराबर कितनी आ जाएगी 329 बटे 94 मल्टीप्लाई 100, जब सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 350 रुपये। तो वेरी इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और भाई वीडियो को शेयर कर दो, बहुत कम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुणनखंड का हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, रुकिएगा, क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सा रुकिएगा यहाँ पर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं 38 की। 38 का क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, यहाँ दे रखा है कि x³ माइनस 27 के गुणनखंड क्या होंगे। तो गुणनखंड में आपको इसे खोलना है, अगर आपको इसके फार्मूले याद होंगे तो बिल्कुल इजीली आप इसे कर सकते हो। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है x³ और -27, तो ये q में है तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, q में बदल देते हैं। जब q में इसे बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, x का q तो रहेगा ही रहेगा, और इसका q करेंगे 3 3 9 3 27, तो यहाँ पर कितने का q हो जाएगा, 27 को लिख सकते हैं कि 3 का q 27 को लिख सकते हैं ना, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, 3 3 9 3 27, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का q माइनस 3 का q। अब ये हमारा फार्मूला बन जाता है किसका, a का q माइनस b का q। ये आपने फार्मूला सुना होगा ना, इसे जब खोलते हैं तो किस में खुलता है, तो ये हो जाता है a माइनस बी और ब्रैकेट में क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यही तो होता है ना, प्लस क्या हो जाता है ab, बिल्कुल सही है ना, ab ही में खुलता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। बस इसमें हमें पुट कर देना है, ये हमें a आ जाता है, ये हम b मान लेते हैं, ठीक है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है x का q माइनस 3 का q दे रखा है, तो इसे खोलेंगे तो किस में खुलेगा, ये a की जगह x आ जाएगा, b की जगह 3, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में a की q मतलब x का स्क्वायर, माइनस नहीं होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कोई प्लस हो जाएगा, ठीक है, और b का कितना हो जाएगा, b का दे रखा है 3 का स्क्वायर, 3 3 कितना हो जाएगा 9, और प्लस फिर 2a मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पर खुल के आ जाता है, तो ये हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। इसको देखो कहाँ पर दे रखा है, अगर बात करता हूँ x माइनस 3 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, x की q है, फिर 3x है, फिर 9 है, तो बिल्कुल प्लस में दे रखा है, तो ये हो सकता है, ये प्लस है तो ये तो होगा नहीं ना, ये होगा, इन दोनों में से एक रहने वाला है। यहाँ माइनस का दे रखा है, सभी प्लस के होते हैं तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही बचता है ऑप्शन नंबर ए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये किधर भी कर सकते हैं इसे, 3x प्लस 9, ठीक है, तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x माइनस 3 ब्रेकेट x का q, ठीक है, x का स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 3x प्लस कितना आ जाएगा 9, इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं ना, आराम से इसे खोल सकते हो फार्मूले से, a की q माइनस b की q से। आगे बढ़िएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ दे रखा है 44 दे रखा है, यदि 3:7 बराबर दे रखा है 39 अनुपात x, तो x का मान क्या होगा, तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 3/7 बराबर कितना आ जाएगा 39 बटे कितना आ जाएगा x, तो x बराबर ज्ञात करना है, ठीक है, इससे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x बराबर 30 9 39 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 60, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी मल्टीप्लाई,
तो x बराबर मेरे पास का निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/9 मल्टीप्लाई 7 है ये, ठीक है, इससे 7 बटे कितना हो जाएगा, ये 3 है जो नीचे चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला 3, ठीक है। 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91। तो x बराबर जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा, ये आपका 91 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने आपको बता रखा था इसकी मल्टीप्लाई होती है, इसकी मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ से भी काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 3 9, 13 सत्ते 91। तो वैसे ही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर को माइंड में ये फिक्स होना चाहिए किस प्रकार से ये सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। इस क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर 45, द निम्नलिखित चित्र में x का मान क्या होगा। तो आपको पता है एक रेखा जो होती है वो कितने अंश की होती है, अपने आप में कितने के अंश की होती है, 180 अंश की एक सीधी रेखा होती है। यहाँ पर एक तो दे रखा है आपका कितना 70 9 79 डिग्री, प्लस कितना दे रखा है, दे रखा है x, प्लस दे रखा है आपको 40, और बराबर जो टोटल रेखा होती है वो कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है। बस ये कर देना है, हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 7 4 हो जाएगा तुम्हारा 11, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 11 109, प्लस कितना आ जाएगा x, और बराबर में जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे x बराबर निकालना है। x बराबर की बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा, 119 डिग्री। जब हम x की बात करेंगे तो मेरा कितना निकल के आएगा, यहाँ पर देखो 10 में से 9 जाएगा, बचेगा कितना 1, मैंने 1 यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 61 डिग्री मेरा आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो x बराबर जो आने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, 61 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है। एक लाइन अपने आप में क्या होती है, अपने आप में एक लाइन जो होती है वो कितना होती है, 180 डिग्री सेल्सियस की होती है ना, 180 डिग्री की होती है। यहाँ दे रखा है कि एक लाइन यहाँ से यहाँ तक का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, दे रखा है आपका 70 9 69 प्लस x प्लस 40, यही दे रखा है, यही मैंने ऐड कर दिया, बराबर रख दिया कितने पे, पूरी उस पे 180 पे। सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x बराबर 61 निकल के यहाँ पर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये हमारा टाइप हो जाता है टाइप 4, ठीक है। कौन सा हो जाता है, ये हमारा टाइप 4 हो जाता है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जो इसमें हमें देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है रीजनिंग, ठीक है। इसमें हमें रीजनिंग का टॉपिक आपका हो जाता है, तो इसको देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रीजनिंग से। 5 क्वेश्चन जो हैं वो किससे देखने को मिलते हैं, ये आपके रीजनिंग से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फटाफट इन्हें देख लेते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 46 की, ये थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, हैंग मार रही है, ठीक है। बात कर रखा है यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, किसका क्वेश्चन दे रखा है, सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, ठीक है। इसको देखिएगा, इसका आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सीरीज दे रखा है कितना, 94 दे रखा है, फिर 88 दे रखा है, 82 दे रखा है, 76 दे रखा है, 70 दे रखा है, और पूछ रखा है फिर 58 दे रखा है। तो बताना है यहाँ पर कौन सा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो बताइएगा फटाफट। यहाँ पर हो क्या रहा है, बहुत धीमी धीमी संख्या घटती जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंस होता होगा, है ना, डिफरेंस ही होगा और कुछ हो नहीं सकता इसमें। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ बात करता हूँ तो -6 का डिफरेंस, फिर बात करते हैं फिर -6 का डिफरेंस, फिर देखो यहाँ पर फिर -6 का डिफरेंस, फिर देखेंगे तो फिर -6 का डिफरेंस। तो ये सीरीज चल रही तो यहाँ पर भी -6 का होगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -6 का। -6 करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास कितना आने वाला है, आपको हो गए 74, और 74 में से -6 करूँगा तो 58 हो जाएगा। बिल्कुल सही, सॉरी यहाँ पर 64 होगा, 64 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है, क्योंकि 70 तो है ही, तो यहाँ पर 64 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है। -6 सीरीज यहाँ पर, सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 47 को देखिएगा, निम्न में से बताना है आपको, ठीक है। तो कुछ नहीं पढ़ना, इसमें आशा प्रस्ताव का दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हाथ जो है वो कोहनी से संबंधित है। तो आप बताना टांग जो है वो कैसे संबंधित होगी। हाथ के जो बीच में क्या पड़ता है, ये पड़ती है कोहनी, है ना। जो हमारा हाथ होता है उसके बीच में क्या पड़ती है, कोहनी पड़ती है। तो ये बताना जो टांग होती है पूरी, इसके बीच में क्या पड़ता है, जांग पड़ती है, पंजा पड़ता है, या घट्टा पड़ता है, गट्टा, ठीक, गट्टा, या फिर घुटना पड़ता है, या फिर ये आपकी जांग पड़ती है। तो आपको पता है जो टांग होती है उसके बीच में क्या होता है, एक जोड़ होता है,
यहाँ पर कोहनी एक जोड़ होती है हाथ के बीच में, और इसी प्रकार से घुटना एक जोड़ होता है हमारे पैर में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इजी दे रखा होगा सारा की सारा। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा दे रखा है, यदि इतने को इतना लिखा जाता है तो बताना है इतने को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है CALENDR, है ना, DAR दे रखा है, DA और कितना आ जाएगा, आगे हो जाएगा तुम्हारा R। तो यहाँ लिख क्या रहा है, लिख रहा है आपका CLANE, है ना, AD और कितना लिख रहा है, R लिख रहा है। तो हो क्या रहा है, देखो ये तो सेम लिखा है इसने, ये तो सेम लिखा, यहाँ से ये कर दिया, यहाँ से ये किया, ये यहाँ से ये कर दिया, यहाँ से ये कर दिया, यहाँ भी उसने ये किया, यहाँ भी ये किया, ये बाकी इसका सेम लिख दिया उसने। ठीक है, तो यही हमारे क्या है, इसमें दूसरे वाले में चलाना है। तो यहाँ पर रखा है CIRCULA और R दे रखा है। तो इसमें बाकी तो ये होंगे लास्ट वाले शुरू वाले सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पर C और R तो होना ही चाहिए। यहाँ पर I दे रखा है, ये भी कैंसल। यहाँ पर CR बिल्कुल सही है, CA दे रखा है तो ये भी कैंसल, और I दे रखा है तो ये भी कैंसिल। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और वरना तो कर भी सकते हैं, इस प्रकार से इन्हें कर देना। ठीक है, इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, A यहाँ पर आ जाएगा, L यहाँ पर हो जाएगा, U यहाँ पर हो जाएगा, C यहाँ पर हो जाएगा, R यहाँ पर हो जाएगा, I। तब भी आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारा करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, जो थोड़े से हिंट मिल जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ दे रखा है ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है ना, ए से डी का क्या संबंध है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, ये दे रखा है ए बी का भाई है, जो ए है वह बी का कौन है, भाई है। तो इसका मतलब ए जो है वो बी का कौन हो जाता है, भाई हो जाता है। उसके बाद दे रखा है, भाई को प्लस में कर देंगे। ठीक है, सी ए की माँ है, तो पीढ़ी मतलब कहाँ पहुँच गई, ऊपर पहुँच गई, है ना, एक पीढ़ी ऊपर। तो सी जो है वो किसकी हो जाएगी, ए की माँ हो जाएगी। तो माँ को हम क्या कर देंगे, माइनस से। फिर दे रखा है डी सी का पिता है। अब सी का भी पिता कौन है, डी है। तो ये हम किससे कर देंगे, प्लस से कर देंगे। तो एक पीढ़ी और ऊपर पहुँच गए। उसके बाद वह कह रहा है ई बी का पुत्र है। अब जो ई जो है वो बी का पुत्र है, तो एक पीढ़ी नीचे आ गया, इसका पुत्र है तो प्लस कर देंगे। बी का जेंडर में कंफर्म नहीं, बी कौन है। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या रिश्ता है, मतलब जो ए है डी का क्या रिश्ता है, मतलब से किसके ऊपर है, ए के ऊपर। तो इससे इसका बताना है कि आपको बताना है जो डी है वो ए का कौन है, क्योंकि से किसके पीछे है, ए के पीछे है। तो ए से पूछेगा डी कौन है। ठीक है, ए जो है ए से पूछेगा डी तेरा कौन है, बता बे डी कौन है ए का। तो आपको बताना है पुत्र है, पौत्र है, नाना है, पितामह है। तो यहाँ पर देखो ए की माँ का पिता, ए का कौन लगेगा, आप कहोगे नाना लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाएगा। कौन लगेगा, नाना लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो ये तो सभी को पता ही है। और लास्ट में एक जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण दी जाएगी। ठीक है, जिसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। यहाँ दे रखा है चौराहे पर एक दिशा सूचक खंबा लगा था। एक चौराहा था, उस पर दिशा सूचक खंबा लगा हुआ था। एक दुर्घटना के कारण खंबा इस प्रकार घूम गया, कोई दुर्घटना आई, तूफान आया और खंबा घूम गया। ठीक है, घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिखाने लगा। पूर्व में जाता था तो वह रास्ता कहाँ दिखाने लगा, अब दक्षिण की ओर दिखाने लगा। यह यात्री, एक यात्री सीता, कोई सीता था, पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई। वास्तव में वह किस दिशा में यात्रा कर रही थी। तो बताना यहाँ पर कौन सा राइट होने वाला है। यहाँ दे रखा है एक चौराहा था इस प्रकार से। ठीक है, एक चौराहा बना देते हैं इस प्रकार से। कह रहा है एक दुर्घटनाग्रस्त एक खंबा था, उसमें दुर्घटना हुई और जो पूर्व की दिशा होती है, ये पूर्व की दिशा होती है, पूर्व की दिशा क्या बताने लगी, दक्षिण। दक्षिण कहाँ होती है, यहाँ पर होती है दक्षिण। तो पूर्व की दिशा जो होती है दक्षिण दिशा दिखाने लगी। इसका मतलब 90 डिग्री कहाँ पर घूम गई, वह कहाँ पर, घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त, है ना, वह घूम गई। तो अब यहाँ पर दे रखा है कि वो एक सीता थी, एक यात्री थी सीता, वह पश्चिम दिशा में जानकर, मतलब पश्चिम दिशा जानकर वह गलत दिशा में चली गई। तो वास्तव में वह किस दिशा में,
जा रही थी, ये मुझे रखा है। तो पश्चिम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, है ना, ये आपका हो जाता है पश्चिम। पश्चिम दिशा में उसे जाना था, वो पहुंच कहाँ गई ये आपको बताना है, कौन सी दिशा में, गलत दिशा में, कौन सी यात्रा में वह पहुंच गई। तो वो कह रखा है यहाँ पर देखो कि सीता पश्चिमी दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई। पश्चिम दिशा जाना था, पहुंच कहाँ गई ये आपको बताना है, गलत दिशा में चली गई। तो जाना कहाँ था ये आपको बताना है कि वास्तव में वह किस दिशा में यात्रा कर रही थी। तो इस समय की बात करें तो कहाँ जा रही है, पश्चिम में जा रही है ना, पश्चिम में जा रही है, गलत दिशा डायरेक्शन हो गई है। तो डायरेक्शन किधर को गलती हुई है ये आपको देखना है, ठीक है। तो पश्चिम दिशा क्या बताएगी, तो पश्चिम दिशा जो है वो भी क्या घूमेगी, दक्षिणावर्त घूमेगी 90, है ना, दक्षिणावर्त 90 घूमेगी। तो इसका मतलब की बात करें, इसके मतलब की बात करें तो ये इस समय कहाँ जा रही है, तो आप कहोगे जो इस समय जा रही है वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है कहाँ, पूर्व सॉरी उत्तर की ओर। कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है ना। कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त खंभा हुआ, पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लगा, पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा घूमने लगा, तो ये भी 90 घूम जाएगा, तो यहाँ घूमेगा। इसका मतलब जो इस समय जो जा रही है वो कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। तो उसे जाना कहाँ था, पहले कहाँ जा रही थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो वास्तव में वह किस दिशा में यात्रा कर रही थी। तो यहाँ पर की बात करेंगे तो ये तो भाई वास्तव में इस समय तो पश्चिम की ओर जा रही है। सॉरी रुकिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। देखो यहाँ पर सीता जो है पश्चिम की ओर जा रही है, इस समय की बात करते हैं, जब डायरेक्शन गलत हो गई है तब। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पीछे आना पड़ेगा हमें, है ना। 90 डिग्री कहाँ आना पड़ेगा, पीछे, क्योंकि ये तो भाई खराब हो गया ना, डायरेक्शन तो खराब हो गई है। अब पश्चिम की ओर जा रही है तो कहाँ जाएगी, पीछे की ओर। तो इसका मतलब यहाँ आंसर कौन सा रहने वाला है, दक्षिण रहने वाला है, क्योंकि पहले कौन से डायरेक्शन में जा रही थी, तो वह दक्षिण की ओर जा रही थी। गलती के कारण वह कहाँ पहुँच गई, 90 डिग्री इधर पहुँच गई, क्योंकि दक्षिण में जा रही थी, पहुँच कहाँ गई, पश्चिम में। तो एक डायरेक्शन में पीछे आना पड़ेगा पश्चिम से, तो कहाँ हो जाएगा, दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप भी निकाल के इसे देख लीजिएगा, डायरेक्शन का हो जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन आपको कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, 50 के 50 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और प्रत्येक दिन आपको शाम 8 बजे, प्रत्येक दिन आपको शाम 8 बजे एक क्लास देखने को मिलती है आर्मी जीडी की, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाता है, ठीक है। और आपको बता दूं 50 प्रैक्टिस सेटों की एक बुक आपको यहाँ पर दी जा रही है, और एक जीडी आर्मी की बुक, ठीक है। अगर आप इसे प्ले स्टोर से, मतलब बुक स्टोर से इसे खरीदोगे, अगर आप इन दोनों बुकों को बुक स्टोर से खरीदोगे तो ये आपकी हो जाती है 115 रुपये की, ठीक है। 20% छूट की बात कर रहा हूँ, 115 रुपये की, और ये हो जाती है आपकी 125 रुपये की। मैं आपको यहाँ पर ओनली कितने रुपए में दे रहा हूँ, दोनों बुकें 25-25 रुपये में। कितने, ये दोनों बुकें जो हैं ये आपकी 25 रुपये में, और ये भी आपकी 25 रुपये में ओनली दी जा रही है। जो मेरी साइट का खर्चा है वही यहाँ पर आपसे लिया जा रहा है, बन आपको फ्री में ये दी जा रही है प्रकार से, ठीक है। ये साइट का खर्चा मेरा हुआ है, बस वही मैं आपसे ले रहा हूँ 25 रुपये, ठीक है मेरा, क्योंकि $25 यहाँ पर गया है, तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओनली 25 रुपये, मतलब यहाँ पर आपको फ्री में दी जा रही हैं। यहाँ पर आपके 250 रुपये की बुक है, कितने, 250 रुपये की बुक है ओनली, कितने, 50 रुपये में आपको यहाँ पर मिल रही है। तो आराम से परचेस कीजिएगा और आराम से इन्हें लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपको मिलेंगे 50 प्रैक्टिस सेट, राम सिंह यादव के कितने हैं, 50 प्रैक्टिस सेट होते हैं, और ये राम सिंह यादव की एक बुक हो जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। ये कम से कम 300-350 पेज की हो जाती है, और ये आपकी हो जाती है 150 पेज की, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने खुद देखो $25 तो खुद मैंने गवाए हैं, और कम से कम एक दिहाड़ी मैंने दी है बंदे की, ठीक है। 500 रुपये मैंने एक दिए हैं, सिर्फ 250 रुपये दिए थे वैसे तो, 250 रुपये मैंने इसे खींचने के दिए हैं सिर्फ इसकी वीडियो बनाने के, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको परचेस कीजिएगा ओनली 50 रुपये में। 250 रुपये की चीज़ आपको ओनली 50 रुपये मिलनी है, आराम से परचेस कीजिएगा और लगाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो चाहिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।